अचानक गौतम अंजलि के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अंजलि घबराई कि कहीं गौतम कार में बैठे उसके बच्चे को ना देख ले, लेकिन अंजलि की कार के शीशे पर ब्लैक शेड चढ़ी हुई थी। गौतम अंजलि को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अंजलि ने महंगी ब्रांडेड शर्ट पहनी हुई थी, हाथ में भी महंगी ब्रांडेड वॉच थी, आंखों पर लग्जरी ब्रांड का चश्मा, पैरों में एक्सपेंसिव हाई हील्स थे। अंजलि किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वो काफी अट्रैक्टिव, सेक्सी एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। गौतम को मन ही मन अंजलि का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अंजलि इतनी ज्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन गौतम अपने मन के विचारों को आंखों में बिल्कुल नहीं आने देता। वो अंजलि की तरफ कैजुअली बढ़कर उससे बात करने की कोशिश करता है। इतने में अंजलि कार का दरवाजा खोल कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। गौतम को फील हुआ कि अंजलि ने शायद जानबूझकर उसे इग्नोर किया। अंजलि होटल पहुंचती है। उसे देखते ही स्वास्तिका फौरन उससे सवाल करती है, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ थी तुम? तभी वंश दरवाजे से अंदर आता है और अंजलि स्वास्तिका की तरफ नजर उठाकर बोलती है, सॉरी, मैं इसको थोड़ी देर घुमाने के लिए ले गई थी। बहुत जिद कर रहा था। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। मेरा फोन कार में ही था। इस पर स्वास्तिका अंजलि के उदास चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, वो छोड़ो, पहले ये बताओ, व्हाई आर यू लॉस्ट? इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? एवरीथिंग इज ओके अंजलि? अंजलि पलटकर वंश की तरफ देखती है और उसे दूसरे कमरे में भेजकर सोफे पर बैठ जाती है। और अगले 10 मिनट तक अंजलि स्वास्तिका को बताती रही कि मॉल में एक बार फिर से उसका पति गौतम उससे टकरा गया और उससे बात करने के लिए वो उसे अप्रोच करने वाला था। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किस तरह उससे पीछा छुड़ा कर आई है। पूरी कहानी बताने के बाद अंजलि स्वास्तिका की तरफ देखकर रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहती है, स्वास्तिका, आई एम नॉट फीलिंग वेल हियर। मुझे यहाँ बहुत नेगेटिव फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर इसका किसी तरह से कोई असर पड़े, उसे किसी तरह का कुछ स्ट्रगल करना पड़े। हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए स्वास्तिका। इट्स नॉट लुकिंग सेफ प्लेस टू मी। स्वास्तिका अंजलि की पार्टनर होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो एक माँ तो नहीं थी, लेकिन अंजलि के दिल की हालत को समझ पा रही थी। स्वास्तिका अंजलि की तरफ गौर से देखते हुए एक गहरी लंबी सांस लेती है और अपने पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। अंजलि घबराई हुई आवाज में स्वास्तिका से पूछती है, ये तुम अचानक किसे फोन मिलाने लगी? स्वास्तिका मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ डार्लिंग। अपने लॉयर को फोन कर रही हूँ। तुम तो जानती हो, भास्कर दिल्ली का जाना माना वकील और लीगल एडवाइजर है। अब वही हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा। ये सुनकर अंजलि राहत भरी सांस लेती है और फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पानी पीकर खुद को थोड़ा शांत करती है। अगले 1 घंटे तक स्वास्तिका फोन पर भास्कर को बताती है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। स्वास्तिका की बात पूरी तरह से सुनने के बाद भास्कर फोन की दूसरी साइड से बोलना शुरू करता है। फोन स्पीकर पे था, इसलिए अंजलि भी उसकी सारी बातें सुन पा रही थी। भास्कर कहता है, अंजलि उसे बीच में टोकते हुए पूछती है। इस पर भास्कर थोड़ा हंसते हुए उन्हें समझाता है, देखो, डील फाइनल हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ओके। 2.5 करोड़ रुपया एडवांस तुमने ले लिया है। आप बैकआउट करने की कोशिश करोगे, वो केस फाइल करेंगे। केस में काफी लंबा समय खराब हो सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए कि आप काम स्टार्ट करो और फिर काम खराब करके दो। इस पर अंजलि तपाक से पूछती है, काम खराब करके दो मतलब? भास्कर कहता है, हाँ, मतलब काम इतना खराब करो कि बार बार गलतियां निकले और वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि वो खुद ही तुम्हें मना कर दे। ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपने पैसे वापस मांगेंगे या फिर थोड़ी पेनल्टी लगा सकते हैं और तुम इस पचड़े से आसानी से बाहर हो जाओगे। अंजलि सोच में पड़ जाती है, लेकिन स्वास्तिका को यह आइडिया अच्छा लगता है।
उधर रिया अपने 5 स्टार होटल जैसे विला में जिंदगी का आनंद ले रही थी। अंजलि के द्वारा इंसल्ट वाली बात ही थी जो उसके जहन से जा नहीं रही थी। शराब पीते पीते जब नशा काफी ज्यादा हो जाता है तो वो कपड़े उतारकर बिकनी पहन लेती है और जाकर स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। तभी वहां प्रभाकरण अगले दिन का लाइनअप देने के लिए उसके पास आता है और उसे अगले दिन का पूरा प्लान बताता है। प्रभाकरण बताता है कि स्वास्तिका ने उसे कल मीटिंग का टाइम दिया है। अंजलि और स्वास्तिका का नाम सुनते ही रिया गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, उस घमंडी अंजलि का नाम लेकर मेरा सारा नशा उतार दिया। तुम्हारे पास कभी कोई अच्छी खबर भी होती है या नहीं? इस पर प्रभाकरण रिया के गुस्से को इग्नोर करते हुए मुस्कुराकर बोलता है, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ रिया मैम, एकदम जल परी लग रही हैं आप, बिल्कुल मरमेड इन द पूल। अपनी तारीफ सुनकर नशे और पानी में डूबी रिया नजर उठाकर एक बार प्रभाकरण को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। काम की सारी बातें कल होंगी, आज कुछ नहीं। प्रभाकरण जाने के लिए पलटता है कि तभी वहां विवान दौड़ता हुआ आता है। उसकी उंगली में चोट लगी थी। वो अपनी माँ रिया को उंगली दिखाते हुए कहता है, मम्मा देखो मुझे कितनी चोट लग गई, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उसकी इस बात पर प्रभाकरण और रिया दोनों ही कुछ सेकंड तक उसे देखते रहते हैं और फिर दोनों ही एक साथ ठहाका लगाते हुए हंसते हैं। रिया विवान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अपने बाप की तरह कितने छोटे दिल के हो तुम, इतनी सी चोट के लिए अस्पताल नहीं जाते बेटा। जाओ, मामा अभी थोड़ी देर में आ रही है। विवान कुछ कहने ही वाला था कि वो उसे जोर से डांट देती है, जाओ विवान, बड़ों से बहस नहीं करते। विवान चुपचाप अंदर चला जाता है। अंदर खड़ी लता ये सब देख रही थी। वो विवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आओ मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। रात में अंजलि वंश को अपनी बाहों में भरकर सो रही थी कि अचानक वो एक बार फिर वही बुरा सपना देखती है और चीखते हुए उठ खड़ी होती है। अंजलि स्वास्तिका को फोन करती है। स्वास्तिका उसके कमरे में आकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगती है। वंश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है। अंजलि पहले से ही घबराई हुई थी, वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो हड़बड़ाते हुए स्वास्तिका से कहती है, वो आ गई स्वास्तिका, वो मेरे वंश को लेने आ गई है। अंजलि डर के मारे ऑलमोस्ट पागल हो जाती है। स्वास्तिका उसे समझाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि। स्वास्तिका जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, अंजलि उसे मना कर देती है। स्वास्तिका उसे बहुत समझाती है, अंजलि आखिर आधी रात में कौन आया है, वो देखने दरवाजे पर तो जाना ही होगा ना। अंजलि घबरा रही थी। उसे देखकर अब स्वास्तिका को भी डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो पूछती है, Who's this? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वो छेद में से देखती है तो पहचान नहीं पाती। वो कहती है, बाहर कोई ओल्ड लेडी है। अंजलि को समझ नहीं आता। वो छेद में से देखती है और देखते ही फौरन दरवाजा खोल देती है। ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि की माँ ही है। अपनी माँ को देखते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और दौड़कर उसके गले से लग जाती है। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल से वंश की सारी दवाई और ट्रीटमेंट अंजलि ले आती है। स्वास्तिका और वंश जाकर कार में बैठ जाते हैं। अंजलि डॉक्टर से वंश की रिकवरी और लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछती है। इधर रिया फोन पर प्रभाकरण से बात करते हुए कहती है, मैं अभी हॉस्पिटल आई हूँ दांतों में रूट कैनाल के लिए, 2 घंटे बाद फोन करना। रिया रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट बुक करती है। अंजलि डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती है और डॉक्टर ने जो सारी दवाइयाँ दी हैं उन्हें चेक करती है कि मॉर्निंग में कौन सी देनी है, इवनिंग में कौन सी दवाई देनी है। रिया पलटती है और थोड़ी दूर से आती हुई अंजलि उसे दिखाई देती है। उसे भरोसा नहीं होता खुद की आंखों पर। वो अपनी आंखें मसलती है और फिर से देखती है। उसे दिखाई पड़ रही है एक यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव लड़की जो शायद रिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। रिया 6 सालों बाद आज अंजलि को देख रही थी। अंजलि का इतना नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन देखकर रिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हॉस्पिटल में अपने आने का रीजन भूलकर
सिर्फ और सिर्फ अंजलि के शौक में खो गई थी। साथ ही उसके मन में बस यही सवाल उठ रहे थे। वो सोचती है, ये भी जिंदा है? ये 6 साल बाद वापस जयपुर लौटकर क्यों आई है? जरूर ये मुझसे मेरा बच्चा छीनने आई है या फिर अपना बदला लेने आई है। मेरी 6 साल की मेहनत ये एक पल में बर्बाद कर देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिया लगातार अंजलि के बारे में सोचती रहती है और अंजलि भी धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रही है। उसका ध्यान अभी तक रिया की तरफ गया नहीं है। वो जैसे ही रिया के नजदीक पहुंचती है और रिया को देख लेती है, रिया को एकदम इतनी नजदीक देखते ही डर के मारे अंजलि के हाथ से दवाइयां छूट जाती हैं। रिसेप्शन पर बैठा आदमी वो सारी दवाइयां उठाने लगता है। 6 साल बाद अंजलि और रिया दोनों बहनें, या यूं कहें दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन, आज आमने सामने थी। लेकिन पहले अंजलि कमजोर थी, लाचार थी, भोली थी। लेकिन आज की अंजलि वो पुरानी अंजलि नहीं है। अंजलि की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था और रिया की आंखों में सिर्फ आश्चर्य ही आश्चर्य था। क्या होगा अब जब अंजलि और रिया आ चुकी है आमने सामने? क्या अंजलि रिया को एक्सपोज कर देगी? क्या अंजलि रिया से अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या गौतम और अंजलि फिर से एक साथ आ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग केवल पॉकेट एफएम पर। जितना डर अंजलि को रिया से लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा डर अब रिया को भी अंजलि से लग रहा था। अचानक से अंजलि को ऐसे सामने खड़ा पाना रिया के लिए बिजली का तेज झटका लगने जैसी बात थी। हजारों बातें सोच रही रिया के मन में अचानक एक बात आकर थम सी गई। वो सोचती है, अगर ये यहाँ मुझसे मेरा बेटा ही छीनने आई है, ले जाना तो दूर, मैं विवान पर इसकी नजर भी नहीं पड़ने दूंगी। रिसेप्शन वाला आदमी अंजलि की गिरी हुई दवाइयां उठाकर दे देता है। अचानक अंजलि का फोन बजता है। वो कॉल पिक करके वहां से तेज कदमों के साथ चली जाती है। अंजलि के जाते ही रिया ने अपनी तेज धड़कनों के साथ घर पर फोन करती है और पूछती है, विवान कहाँ है? उधर से आवाज आती है, छोटे सर तो अपने फ्रेंड आरव के घर गेम्स खेलने गए हैं। बोल रहे थे खाना वो दोस्तों के साथ खाकर आएंगे, उन्हें आने में लेट होगा। ये सुनते ही रिया जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप इडियट, क्यों जाने दिया उसे? छोटा सा 6 साल का बच्चा है वो, बाजार में घूमेगा, कोई उठाकर ले गया तो? मैडम जी, वो तो करीब 1 साल से रोज ऐसे ही जाते हैं और ड्राइवर को साथ लेकर जाते हैं। नौकर बोलता है। रिया कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। अब उसे एहसास होता है कि विवान कब क्या करता है, इस बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं है। अपने इसी गिल्ट को गुस्से में बदलकर रिया नौकरों पर गुस्सा निकालते हुए बोलती है, ड्राइवर ही लेकर क्या है, स्पाइडरमैन नहीं, जो उसे किसी भी डेंजर सिचुएशन से बचा लेगा, रास्कल। इतना कहते ही रिया ने फोन काट दिया और बिना डॉक्टर से विजिट किए फौरन हॉस्पिटल से निकल गई। रिया पार्किंग से अपनी कार निकालकर फौरन ही आरव के घर पहुंच जाती है। वहां उसे पता चला विवान और आरव घर पर नहीं है, वो तो बाहर कुछ खाने गए हैं। रिया के चेहरे पर परेशानी और टेंशन अब ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी कार को पास ही मार्केट में लेकर जाती है। कार पार्क करते ही सारी शॉप पर जाकर विवान को देखने लगती है, इस उम्मीद में कि कहीं विवान मिल जाए। लेकिन विवान कहीं नजर नहीं आता है। डर के मारे रिया के सर से पसीना टपकने लगता है। वो अपने आप को बहुत लॉस्ट फील कर रही थी। तभी उसे मैकडी शॉप में विवान बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खाता हुआ दिखता है। वो फौरन शॉप के अंदर जाती है और बर्गर खा रहे विवान के हाथ से बर्गर छीनकर वहीं रख देती है। विवान शॉक होते हुए बोला, मॉम, ये आप क्या कर रही हो? रिया जल्दबाजी में बोलती है, वी आर गोइंग होम। इतना कहते ही रिया विवान का हाथ पकड़ फोर्सफुली उसे बाहर लेकर जाने लगती है। विवान को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विवान फोर्सफुली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मैं आ जाऊंगा, आप जाओ, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, हमें एंजॉय करने दो। रिया विवान का हाथ अब की बार जोर से पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। विवान के मन में रिया के लिए पहले ही बहुत कम जगह थी। इस हरकत के बाद वो रिया को और ज्यादा नापसंद करने लगा था। होटल पहुंचकर अंजलि स्वास्तिका से बोलती है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मीटिंग लाइन अप करना है वो गौतम के साथ कर लेना। मैं रिया से नहीं मिल सकती और उसका जो चैरिटी वाला पर्सनल प्रोजेक्ट है
जिसके लिए वो इंटीरियर डिजाइन मुझसे करवाना चाहती थी। प्लीज उसके लिए उसे क्लियरली मना कर दो। आई कांट फेस हर। स्वास्तिका कहती है। लेकिन अंजलि, हमने उन्हें मिलने का टाइम दे दिया है, अब एकदम से फिर से मना? चलो मैं देखती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार कोई दो सिस्टर्स ऐसी दिख रही हूँ जो एक दूसरे का चेहरा तक देख ले तो कांप उठती हैं। अंजलि की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो बोलती है, बहन नहीं, डायन है वो। मेरा एक बच्चा खा गई, मेरा पति, मेरा परिवार सब छीन लिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी उसने। ये बोलते बोलते अचानक अंजलि की आंख से एक आंसू टपका। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखने वाली होती है कि उससे पहले अंजलि अपने आंसू साफ करते हुए उससे कहती है, नहीं स्वास्तिका, अब नहीं गिरेगा आंसू। सुखा चुकी हूं मैं अपने सारे आंसुओं को। ये एक आखिरी आंसू शायद कहीं रह गया था जो आज गिर गया। मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। ये बोलते हुए अंजलि की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। रिया विवान को फोर्सफुली घर में लेकर आ चुकी थी। घर के सारे नौकर सर झुकाए एक लाइन में खड़े थे। रिया सबको फटकार लगाते हुए कहती है, सभी कान खोलकर सुन लो, विवान पर पूरी नजर रखना। मुझसे पूछे बिना वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। उसे जो खाना है, जो खेलना है, जो चाहिए सब यही ला कर दो। अगर किसी से भी इसमें लापरवाही हुई तो समझ लेना उसकी नौकरी गई। रिया की डांट सुनते ही कुछ देर बाद नौकर जाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। बेचारे छोटे सर वैसे ही पूरा दिन घर में अकेले रहते हैं। एक आरवी दोस्त था उनका, उससे भी नहीं मिलेंगे। अब तो वो और ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाएंगे। दूसरा नौकर बोलता है, लेकिन एकदम से रिया मैडम को हुआ क्या? वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ पार्टी करना, घूमना, ऐश करना यही सब करती थी। कभी छोटे सर पर ध्यान नहीं दिया, फिर आज क्यों? विवान ये सब सुन के मन ही मन सोचने लगता है कि आज उसकी मॉम अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती है, उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रही है, उसके साथ खेल रही है। ये सब बातें विवान को हजम नहीं हो रही थी। उसके कमरे की दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो खुद विवान ने बनाई हैं। जिन पेंटिंग्स को देखकर विवान का अकेलापन साफ झलक रहा था। विवान एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर को ठीक करते करते ये सब सोच रहा था। छोटी छोटी उंगलियों से बड़ी कोशिश के बाद फाइनली रिमोट का बटन दबाता है और उसका हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। स्वास्तिका अंजलि के कहे अनुसार गौतम के साथ मीटिंग लाइन अप कर देती है। मीटिंग अगली सुबह तय हो गई, यानी अब अंजलि को पूरा डिजाइन सिर्फ एक रात में ही कंप्लीट करना होगा। वो गौतम और रिया की डील से रिलेटेड सारे काम जल्द से जल्द खत्म करके वापस लौटना चाहती थी। इसलिए अंजलि अपना डिजाइन पूरी रात में बैठकर काफी सारी रिसर्च करके बनाती है। बार बार नींद आने पर ब्लैक कॉफी पी पी कर 2 दिन के काम को एक रात में ही कर देती है। इतनी मेहनत और शिद्दत से काम करना उसके लिए नया नहीं था। वो ऐसे ही काम कर करके इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाई थी। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही वो उस 5 स्टार होटल का पूरा इंटीरियर डिजाइन तैयार कर चुकी थी। गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए अंजलि से मीटिंग के लिए आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता है। अंजलि स्वास्तिका के साथ आती है और अपने बनाए डिजाइन के अनुसार होटल को फिर से देखती है और देखते देखते टेरेस पर चली जाती है। गौतम को पता लगा अंजलि टेरेस पर गई है तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है। टेरेस पर पहुंचकर जैसे ही उसकी पहली नजर अंजलि पर पड़ती है, अंजलि की खूबसूरती देखकर एक बार फिर से उसके होश उड़ जाते हैं। अंजलि ने पिकॉक कलर का एक टाइट फिट गाउन पहन रखा था। उसके खुले घने लंबे बाल टेरेस पर चलती धीमी हवा में लहरा रहे थे। अंजलि किसी दीवा से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही अंजलि उसे देखती है, गौतम फौरन अपनी नजर चुराते हुए इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, होटल का एक्सटीरियर पसंद आया आपको मिस अंजलि? अंजलि बिना गौतम की बात का जवाब देते हुए कहती है, चलिए नीचे चलते हैं, आई शो यू माय डिजाइन। इसके बाद अंजलि गौतम को और उसकी टीम के 1-2 लोगों को 1 घंटे तक पूरे होटल का इंटीरियर डिजाइन प्रेजेंट करती है। उसके द्वारा बनाया हुआ डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या स्पेशल है, ये जयपुर का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बेस्ट इंटीरियर क्यों होगा, इसके बारे में भी अंजलि बहुत डिटेल में बता रही थी। उसके इन सारे विजन को देखकर गौतम समझ गया था
क्यों अंजलि इंडिया की टॉप की इंटीरियर डिजाइनर है, क्यों उससे काम करवाने के लिए लाइन लगती है। वो अंजलि की पर्सनालिटी से तो काफी अट्रैक्ट हो ही चुका था, लेकिन अब वो उसके वर्किंग से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो सिर्फ एक टक अंजलि को ही देख रहा था। मीटिंग खत्म करते हुए अंजलि एंड में गौतम से पूछती है, एनी डाउट, एनी इशू इन माय डिजाइन? गौतम स्माइल के साथ ना में सिर हिलाता है। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंज जस्ट लेट मी नो। अंजलि अपना डिजाइन का नक्शा गौतम को देकर अपने बैग को कंधे पर टांगकर निकल जाती है। गौतम उसको रोकना चाहता था, लेकिन उसे कोई शब्द नहीं मिलता है। इसके बाद कई दिन तक गौतम अलग अलग बहानों से बार बार अंजलि से मीटिंग करने लगता है और थोड़ी बहुत डिजाइन में चेंजेस करवाता है। अंजलि उसकी सारी हरकतें समझ रही थी, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। वो इस प्रोजेक्ट को कैसे भी करके जल्द खत्म करना चाहती थी, इसलिए जहां भी उसका होना जरूरी होता और चीजें जल्दी होने के आसार नजर आते, वो उस काम को गौतम को मना नहीं करती। इस दौरान गौतम उसे कई बार लंच के लिए, डिनर के लिए, कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हासिल होती है। लगातार होती इन मीटिंग्स के लिए गौतम को स्वास्तिका से बात करनी होती थी और गौतम अपनी अच्छी अच्छी बातों से स्वास्तिका को इम्प्रेस करता और उससे रिक्वेस्ट करके कहता है कि अगर अंजलि उसके साथ दिल्ली तक चले, दिल्ली से उसे मंत्री से विजिट करके अपने होटल का अप्रूवल लाना था, जो कि पूरे होटल का डिजाइन और सारे कागज देखे बिना नहीं मिलेगा। इस काम में उसे अंजलि की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि अंजलि जैसे अपने डिजाइन को बेस्ट वे में समझाती है, कोई और नहीं समझा सकता। स्वास्तिका गौतम से कहती है, अंजलि अपने डिसीजन खुद लेती है, आई कांट से एनीथिंग इन दिस। हालांकि बाद में अपने होटल जाकर स्वास्तिका अंजलि को समझाती है कि अगर दिल्ली से जल्दी से परमिशन मिल जाएगी तो गौतम के होटल का इंटीरियर भी जल्द हो जाएगा। अंजलि गौतम के बिल्डर के साथ मीटिंग में अपना डिजाइन उन्हें समझा रही थी, कैसे इंटीरियर को एग्जीक्यूट करना है। एक एक डिजाइन को वो डिटेल में समझाती है और उसका इंपॉर्टेंस भी बताती है। तभी वंश का कॉल आने पर स्वास्तिका को मीटिंग छोड़कर वंश के लिए जाना पड़ता है। प्यून सबके लिए चाय लेकर आता है, तो गौतम अंजलि की चाय को वापस करवा के कड़क अदरक की चाय बनाकर लाने को कहता है। अंजलि ये सुनती है, लेकिन रिएक्ट नहीं करती। कुछ देर में अंजलि के लिए एक कड़क अदरक वाली चाय आती है। गौतम धीरे धीरे अंजलि की पसंद नापसंद का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखने लगा था। मीटिंग के दौरान नाश्ते में भी वो वही चीजें अधिकतर ऑर्डर करता जो अंजलि को काफी पसंद थी। अंजलि हर बार की तरह इस मीटिंग को भी परफेक्टली एंड करती है। बाहर आकर उसे याद आता है कि उसकी कार तो स्वास्तिका लेकर जा चुकी थी। गौतम अंजलि को अकेला देखकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है, बट अंजलि मना कर देती है। गौतम के कई बार रिक्वेस्ट करने पर अंजलि को ऑकवर्ड लगने लगता है, लेकिन मजबूरी में वो उसकी कार में बैठ जाती है। कई दिनों बाद आज वो दिन आया था जब गौतम अंजलि से खुद को थोड़ा नजदीक महसूस कर रहा था। आज अंजलि अकेले थी और वो गौतम की रिक्वेस्ट को पहली बार मान गई थी। काफी चुप रहने के बाद गौतम कहता है, वैसे आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद योर इंटीरियर डिजाइनिंग स्किल अंजलि, यू आर द बेस्ट। अंजलि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स ना देते हुए सिर्फ थैंक्स बोलती है। गौतम अंजलि से बात करने का फिर से कोई बहाना ढूंढने लगता है। तभी अगले ही पल बोलता है, बाय द वे, दिल्ली में कहाँ रह रही हो? अंजलि बोलती है, आई लिव इन दिल्ली, आपके लिए इतना काफी है। आई डोंट शेयर टू मच इंफॉर्मेशन विद अदर्स। इतने में अंजलि का होटल आ जाता है। वो थैंक्स बोलकर बाहर निकलती है। गौतम भी बाहर आता है और रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, एक्चुअली अंजलि, कल दिल्ली में मिनिस्टर के साथ मीटिंग के लिए जाना है। तुम अगर साथ में आ जाती हो तो हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा। मैं कल सुबह 10 बजे वेट करूंगा हमारे न्यू होटल पर। अंजलि बिना कुछ बोले सीधे अपने होटल की ओर चली जाती है। अगली सुबह गौतम 9:30 से अंजलि का वेट करने लगता है, लेकिन 10-15 तक भी अंजलि नहीं आती। तो फाइनली गौतम अकेले ही निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। लेकिन होटल के गेट तक जाने पर उधर से एक और कार आती है। उसमें से अंजलि उतरती है। गौतम उसके लिए अपनी कार का पीछे वाला गेट खोलता है। अंजलि उस कार में बैठ जाती है। गौतम ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठता है। वो ऊपर लगे ग्लास में देखता है तो उसमें अंजलि की आंखें दिखाई देती है। गौतम मन ही मन आज बहुत ज्यादा खुश है।